जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल महतो एकेडमी में। आज हम लोग जैक बोर्ड क्लास 9 के मॉडल क्वेश्चन पेपर टर्म 2 सेट 3 के विषय सामाजिक विज्ञान के क्वेश्चन आंसर के बारे में बातें करने वाले हैं। तो आपका जो है इसमें प्रश्न संख्या 1 से प्रश्न संख्या 7 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। इनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न का मान 2 अंक निर्धारित है। यानी जो है इस सेक्शन में आपके टोटल 7 क्वेश्चन है। इनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। प्रत्येक प्रश्न 2-2 मार्क्स के हैं, यानी आपका जो है टोटल 10 मार्क्स हो जाएगा इस सेक्शन से। पहला क्वेश्चन है आपका, धुरी शक्तियों में मुख्यतः कौन कौन से देश शामिल थे? तो इसका आंसर होगा कि जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 मुख्यतः देश थे जो धुरी शक्तियों में शामिल थे। दूसरा क्वेश्चन है आपका, स्लीपर से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि रेल की पटरियों के आर पार लगे लकड़ी के तख्ते जो पटरियों को उनकी जगह पर रोके रखते हैं, उसे जो है स्लीपर कहा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है आपका, निर्धनता रेखा से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है गरीबी रेखा या निर्धनता रेखा आय के उस स्तर को कहा जाता है जिससे कम आमदनी होने पर इंसान अपनी भौतिक जरूरतों को पूरा करने में असमर्थ होता है। इसे जो है निर्धनता रेखा कहा जाता है। चौथा क्वेश्चन है आपका, सार्वजनिक वितरण प्रणाली से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली अर्थात पीडीएस का अर्थ सस्ती कीमतों पर खाद्य और खाद्यान्नों वितरण के प्रबंधन की व्यवस्था करना है। गेहूं, चावल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसे प्रमुख खाद्यान्नों को इस योजना के माध्यम से सार्वजनिक वितरण की दुकानों पर द्वारा पूरे देश में पहुंचाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? इसका आंसर होगा कि भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वायत्त विधिक संस्था है। इसका गठन जो है 12 अक्टूबर 1993 को हुई थी। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। छठा क्वेश्चन है आपका, शिक्षा का अधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि 6 से 14 वर्ष की उम्र के हर एक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है। संविधान के 86वें संशोधन द्वारा शिक्षा के अधिकार को प्रभावी बनाया गया है। सरकारी स्कूल सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराएंगे और स्कूलों का प्रबंधन स्कूल प्रबंध समितियां द्वारा किया जाएगा ये कार्यक्रम। 7वां क्वेश्चन है आपका, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर होगा कि मानसून में विराम का अर्थ है कि वह शुष्क समय जिसमें वर्षा नहीं होती है। आपका जो है क्वेश्चन नंबर 8 से क्वेश्चन नंबर 14 तक टोटल 7 क्वेश्चन है। इनमें से आपको किन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर देना है और प्रत्येक प्रश्न 3-3 मार्क्स के हैं, यानी टोटल आपके जो है 15 मार्क्स हो जाएंगे इस सेक्शन से। और इस सेक्शन का पहला क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 8 है, नाज़ी लोग यहूदियों से घृणा क्यों करते थे? इसका आंसर है, नाज़ी लोगों द्वारा यहूदियों से घृणा करने की निम्न वजह थी, जिसे नाज़ी विचारधारा के अनुसार नस्ली श्रेष्ठता के आधार पर यहूदी विश्व की सबसे निम्न स्तरीय नस्ल है तथा जर्मनी की सभी समस्याओं का मूल कारण यहूदी हैं। यहूदी लोग जर्मन समाज से बिल्कुल अलग बस्तियों में रहते थे जिन्हें घेटो कहा जाता था। इन्हीं कारण से जो है नाज़ी लोगों द्वारा यहूदियों का घृणा करने का वजह था। क्वेश्चन नंबर 9 है, औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का विस्तार क्यों हुआ? 2 कारण बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा कि औपनिवेशिक काल में विभिन्न कारणों से खेती का तेजी से विस्तार हुआ, जिनमें से 2 कारण निम्नलिखित हैं। पहला है, अंग्रेजों ने सीधे तौर पर जूट, चीनी, गेहूं और कपास जैसी व्यावसायिक फसलों के उत्पादन को प्रोत्साहित किया। इन फसलों की मांग बढ़ी और 19वीं सदी का यूरोप, जहां बढ़ती शहरी आबादी को खिलाने के लिए खाद्यान्न की आवश्यकता थी अधिक मात्रा में और औद्योगिक उत्पादन के लिए कच्चे माल की आवश्यकता थी, तो इन कारण से जो है औपनिवेशिक काल में व्यावसायिक खेती का विस्तार हुआ। और दूसरा कारण है कि शुरुआती दिनों में 19वीं सदी के औपनिवेशिक राज्य ने सोचा था कि वन अनुत्पादक थे, उन्हें जंगल माना जाता था जिसे खेती के तहत लाया जाना था ताकि भूमि कृषि उत्पादों और राजस्व पैदा कर सके और राज्य की आय में वृद्धि कर सके। इन्हीं 2 निम्न कारणों से जो है व्यावसायिक खेती का विस्तार हुआ था। क्वेश्चन नंबर 10 है, शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता अधिक क्यों होती है? तो जो है ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक कैलोरी की आवश्यकता होती है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग अधिक शारीरिक कार्य करते हैं। अतः जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। अधिक शारीरिक कार्य कहने का मतलब है कि वो लोग जो है हमारी भाषा में हाजिरी का काम करते हैं, तो उसमें जो है शारीरिक शक्ति की ज़्यादा आवश्यकता होती है। इन्हीं कारणों से है ग्रामीण क्षेत्रों में कैलोरी की आवश्यकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में अधिक मानी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, किसी आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा कैसे प्रभावित होती है? तो इसका आंसर है, प्राकृतिक आपदा जैसे कि सूखा और बाढ़ के कारण खाद्यान्न के कुल उत्पादन में गिरावट आती है।
खाद्य की कमी के कारण मूल्य जो है बढ़ जाते हैं, जो है वस्तुओं के दाम बढ़ जाते हैं। कुछ लोग ऊंचे मूल्य पर खाद्य पदार्थ नहीं खरीद पाते हैं तो कुछ लोग खरीद भी पाते हैं, तथा खाद्यान्नों के उत्पादन में कमी के कारण प्रभावित क्षेत्रों में इनकी कमी हो जाती है। इन्हीं कारणों से जो है आपदा के दौरान खाद्य सुरक्षा प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता क्यों होती है? तो इसका कारण है कि चुनाव एक ऐसा तंत्र है जिसके द्वारा लोग नियमित अंतराल यानी हर 5-5 साल पर अपने प्रतिनिधियों को चुन सकते हैं और यदि वे चाहे तो उन्हें बदल भी सकते हैं। चुनाव निम्नलिखित कारणों से आवश्यक माने जाते हैं। पहला है कि किसी भी बड़े समुदाय में सभी लोगों के लिए प्रतिदिन एक साथ बैठना और सभी निर्णय लेना संभव नहीं है। ना ही सभी के लिए सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए समय और ज्ञान होना संभव है। इसीलिए अधिकांश लोकतंत्रों में लोग अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करते हैं जो स्वयं लोगों द्वारा चुने जाते हैं। इन प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए चुनाव जरूरी है। दूसरा है, चुनाव पार्टी के आधार पर लड़े जाते हैं। बहुमत प्राप्त करने वाले पार्टी सरकार बनाती है और अगर सरकार अपने वादों के अनुसार काम करने में विफल रहती है तो लोग इसे बदल सकते हैं। वे चुनाव के जरिए यह बदलाव करते हैं और हर 5-5 साल में इसका बदलाव होता है। इस प्रकार चुनाव लोगों को सरकार पर नियंत्रण करने में सक्षम बनाते हैं। इसीलिए जो है लोकतंत्र में चुनाव की आवश्यकता पड़ती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं? तो इसका आंसर है, किसी भी व्यक्ति के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान का अधिकार ही मानव का अधिकार है। मनुष्य जन्म लेने के साथ मिलने वाले प्रत्येक अधिकार को मानव अधिकार की श्रेणी में रखा जाता है। संविधान में बनाए गए अधिकारों से बढ़कर महत्व मानव अधिकार को माना जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का वर्णन करें और उनके मुख्य वृक्ष का नाम लिखें। तो इसका आंसर है, ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। भारत में ये वन बहुत ही यातायात में पाए जाते हैं। इन्हें मानसून वन भी कहा जाता है क्योंकि जब वर्षा होती है तब ये जो है हरे भरे दिखने लगते हैं, इसलिए इसे मानसून वन भी कहा जाता है। और ये वन जो है 70 से 200 सेंटीमीटर से वर्षा वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। ठीक है, और इसमें जो है मुख्य वृक्ष सहतूत, अनार, आंवला, भुर्ज, शीशम, अंजीर, कुंभी, सेब, बांस, साल और अमलतास पतझड़ी पेड़ों के कुछ उदाहरण हैं। ये मुख्य वृक्ष जो है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। अब आपका जो है क्वेश्चन नंबर 15 से क्वेश्चन नंबर 19 तक टोटल 5 प्रश्न है। इनमें से जो है आपको किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर देना है और सभी प्रश्न 5-5 मार्क्स के हैं, यानी टोटल 15 मार्क्स हो जाएंगे आपके इस सेक्शन सी से। तो सेक्शन सी का पहला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, वन संरक्षण के उपायों का वर्णन करें। तो इसका आंसर होगा, वन संरक्षण के निम्नलिखित उपाय हैं। पहला है, वनों को एक निश्चित सीमा तक काटना चाहिए। वनों को काटने और वृक्षारोपण की दरों में समान अनुपात होना चाहिए। दूसरा है, वनों की आग से सुरक्षा की जानी चाहिए। इस हेतु निरीक्षण, गिरह तथा अग्नि रक्षा पथ बनाने चाहिए। तीसरा है, कृषि एवं आवास हेतु वन भूमि के उन्मूलन एवं झूम पद्धति की कृषि पर रोक लगानी चाहिए। चौथा है आपका, ईंधन व इमारती लकड़ी के वनों की कटाई को रोककर कोई अन्य वैकल्पिक व्यवस्था की जानी चाहिए। पांचवा है, वनों को रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करना चाहिए। छठा पॉइंट है आपका, वनों के महत्व के बारे में जन चेतना जागृत करके, जैसे चिपको आंदोलन, शांत घाटी क्षेत्र आदि। सातवां पॉइंट है आपका, सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देकर। अगला पॉइंट है, वन संरक्षण एवं नियमों व कानूनों का कड़ाई से पालन होना चाहिए। नौवां है हमारा, बांधों एवं बहुउद्देशीय योजनाओं को बनाते समय वन संरक्षण का ध्यान रखना चाहिए। इन उपायों से जो है हम लोग वन का संरक्षण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, किसी देश के आर्थिक विकास और निर्धनता उन्मूलन के बीच एक गहरा संबंध है। इस कथन की व्याख्या करें। तो इसका आंसर है, सरकार की वर्तमान निर्धनता निरोधी राजनीतिक मोटे तौर पर 2 कारकों, आर्थिक और समृद्धि को प्रोत्साहन और लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है। तो यह कई योजनाओं व कार्यक्रमों पर आधारित है। उनमें से कुछ उल्लेख नीचे दिया गया है। पहला है हमारा, राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम। यह कार्यक्रम जो है 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया था। यह कार्यक्रम उन सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं। दूसरा है प्रधानमंत्री रोजगार योजना। इस कार्यक्रम को 1993 में आरंभ किया गया। इसका उद्देश्य ग्रामीण और नगरीय क्षेत्रों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।
तीसरा होगा आपका ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। इस कार्यक्रम को 1995 में आरंभ किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है। 10वीं पंचवर्षीय योजना के इस कार्यक्रम के अंतर्गत कई लाख नए रोजगार के अवसर सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था। चौथा पॉइंट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। इस कार्यक्रम को 2000 में आरंभ किया गया था। इस योजना के अंतर्गत गांवों में मूलभूत सुविधाओं के लिए राज्यों को अतिरिक्त केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। आखिरी पॉइंट है हमारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। इस अधिनियम को सितंबर 2005 में पारित किया गया। इस अधिनियम का नाम बदलकर महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। इस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगारी भत्ते का हकदार होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका भारत के चुनाव प्रणाली के विभिन्न घटकों का वर्णन करें। तो आंसर होगा भारत के चुनाव प्रणाली के निम्नलिखित घटक हैं। पहला है हम लोग का चुनाव की घोषणा। पहले चुनाव का घोषणा किया जाएगा। चुनाव आयोग द्वारा चुनाव का दिशा निर्देश तथा घोषणा किया जाता है कि अब चुनाव स्टार्ट होगा। चुनाव की घोषणा के बाद नामांकन पत्र का भरना। प्रत्येक प्रत्याशियों द्वारा चुनाव का पत्र भरा जाएगा। जो जो वोट लड़ेंगे उसको जो है चुनाव का पत्र भरा जाएगा उसके द्वारा। उसके बाद चुनाव चिन्हों का आवंटन। जिन प्रत्याशियों का जांच के बाद चयन होता है उन्हें चुनाव लड़ने के लिए चुनाव चिन्ह दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद जो है घोषणा पत्र जारी करना। अब उसके बाद घोषणा पत्र जारी होगा कि जो जो प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव जीतने पर उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों का घोषणा किया जाएगा उसके द्वारा। और उसके बाद चुनाव अभियान शुरू होगा। प्रत्येक प्रत्याशी चुनाव जीतने के लिए चुनाव का प्रचार प्रसार करेंगे, गाड़ियों द्वारा रैली करेंगे। फिर उसके बाद मतदान। देश के ऐसे नागरिक जिनका वोटर कार्ड बन गया है यानी 18 साल से ज़्यादा वाला जिनका वोटर कार्ड बन गया है वह चुनाव या मतदान केंद्रों में आकर अपना मत या वोट देते हैं। उसके बाद मतों की गणना। वोट देने के बाद अब क्या होगा, वोट को गिनेंगे हम लोग। मतदान हो जाने के बाद प्रत्याशियों को मिले मतों की गिनती की जाती है। अब गिनती करने के बाद परिणाम का घोषणा किया जाएगा कि किसको ज़्यादा वोट मिला है। तो उसके बाद मतों की गिनती के बाद प्राप्त मतों की घोषणा की जाती है। जिस प्रत्याशी को सबसे ज़्यादा मत मिले हैं उसे विजय घोषित किया जाता है और उसके बाद उसे मुखिया सरपंच ये सब बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है आपका प्राकृतिक वनस्पति को प्रभावित करने वाले कारकों की चर्चा करें। तो इसका आंसर होगा प्राकृतिक वनस्पति के विकास में विभिन्न कारकों का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इन कारकों का विवरण निम्नानुसार है। पहला है हमारा तापमान। एक पौधे को अपने विकास के लिए कम से कम 6 डिग्री सेल्सियस मासिक औसत तापमान की आवश्यकता होती है। इससे कम तापमान पर पौधे नहीं पनप सकते हैं। इसी तरह उच्च तापमान से भी पौधे मुरझा सकते हैं। तापमान की भिन्नता वनस्पतियों के आकार प्रकार में भी परिवर्तन का कारण बनती है। इसका स्पष्ट उदाहरण है अरुणाचल प्रदेश और असम की वनस्पति में स्वरूपगत भिन्नता है। अरुणाचल प्रदेश व असम दोनों राज्यों में वर्षा की मात्रा उच्च रहती है, किंतु अरुणाचल प्रदेश में निम्न तापमान रहने के कारण वहाँ की वनस्पति आकार प्रकार में अंतर है। दूसरा है वर्षा। यह वनस्पतियों के विकास में एक महत्वपूर्ण कारक है। विभिन्न पौधे हेतु वर्षा की मात्रा भिन्न भिन्न आवश्यकता होती है। अगला है मिट्टी। मिट्टी के प्रकार व उसकी अपनी पृथक विशेषता का भी वनस्पति पर पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। भारत में बांगर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पति खादर मिट्टी के क्षेत्रों की वनस्पति से भिन्न होती है, जबकि दोनों ही जलोढ़ मिट्टी है। इसी प्रकार रेतीली मिट्टी में अलग प्रकार की वनस्पति उत्पादित होती है, जैसे कि हमारा जो है मरुस्थलीय मिट्टी में हमारा कैक्टस का उत्पादन होता है। और आगे हमारा है धरातलीय स्वरूप। धरातलीय स्वरूप भी वनस्पतियों को प्रभावित करती है। हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा का वनस्पति पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव दृष्टिगोचर नहीं होता है। यहाँ ऊंचाई तथा तापमान ने वनस्पति प्रदेश निर्धारित किए हैं। जलवायु और धरातलीय स्वरूप में अंतर होने के कारण ही भारत में उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय दोनों प्रकार की वनस्पति मिलती है। इन्हीं मुख्य कारणों से जो है प्राकृतिक वनस्पति प्रभावित होती है। पहला तापमान, दूसरा वर्षा, उसके बाद जो है मिट्टी और धरातलीय स्वरूप। क्वेश्चन नंबर 19 है आपका भारत के मानचित्र पर निम्नलिखित नेशनल पार्क को चिन्हित करें। क है सिमलीपाल, ख नंबर मानस और ग नंबर काजीरंगा। इन तीनों को जो है आपको भारत के मानचित्र पर जो है चिन्हित करना है। तो ये है आपका भारत का मानचित्र। अब इसमें जो है हम लोग उसको चिन्हित करेंगे। हमारा जो है क्या क्या था इसमें, पहला है सिमलीपाल। सिमलीपाल आपका यहाँ पर है, यानी ये लगभग हमारा जो है उड़ीसा राज्य में पड़ेगा सिमलीपाल। उसके बाद काजीरंगा, काजीरंगा असम में है और मानस जो है वो मेघालय राज्य में है। उसके बाद बाकी एक दो ठो है जो है आपका इंपॉर्टेंट है, आप उसको देख सकते हैं, जिसे नेशनल पार्क को यहाँ
जो है ट्रायंगल में दिखाया गया है। जहाँ जहाँ ट्रायंगल बना हुआ है वहाँ वहाँ जो है वो नेशनल पार्क है। तो आप लोग उसको भी याद कर ले, क्योंकि वो भी पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर केबेड है, फिर राजा जी है, फिर आगे यहाँ पर क्या है, और बहुत सारा है यहाँ पर, तो आप लोग उसे भी याद कर ले। हम लोग का यहाँ पर पूछा गया था सिमलीपाल, मानस और काजीरंगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।